बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट कोड्स। तो इसकी ज़रा उसमें डिफिनीशन में जाते हैं कि ये टेक्स्ट कोड है क्या। टेक्स्ट कोड जो है इट रिप्रेजेंट्स द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल्स। कंप्यूटर में जब हम अल्फ़ाबेट्स को, पंक्चुएशन मार्क्स को, ठीक है, और कोई सी सिंबल को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे ही हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के टाइप करने से लेके कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचने तक इसके दरमियान जो टेक्स्ट जो सिस्टम है उसको टेक्स्ट कोड कहते हैं। कंप्यूटर का ये एक टेक्स्ट सिस्टम है। जो चीज़ भी कंप्यूटर में इनपुट हो जाए, टेक्स्ट कोड जो है उसको टेक्स्ट कोड उसको लेके, चाहे वो लेटर हो, चाहे पंक्चुएशन मार्क्स हो या कोई सिंबल हो, टेक्स्ट कोड उसको लेके रेलेवेंट बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उस कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड को चूंकि समझता है, तो वो उसको फिर प्रोसेस करता है और फिर उससे इंफॉर्मेशन या रिजल्ट बनाता है। तो टेक्स्ट कोड है क्या, पहले इसका डिफिनेशन: रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल्स इन द कंप्यूटर। टेक्स्ट कोड वो सिस्टम है जो अल्फ़ाबेट्स को, यानी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के जो बेसिक लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी और जेड तक, इस पंक्चुएशन मार्क्स जो इसको हम कोई सब्जेक्ट को, कोई इंग्लिश का मजमून लिखने में इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है, वगैरह वगैरह, और इस तरह और सिंबल जो है इसको वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम का यूज़ है वो टेक्स्ट कोड। इसका काम क्या है? कन्वर्ट्स लेटर्स इनटू बाइनरी। इसका काम ये है कि ये लेटर्स को लेके रेलेवेंट बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह हमने इससे पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में, कि एक के लिए अपना ASCII कोड है, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, ठीक है। हमने वहाँ पे एक सेंटेंस को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया था। हेयर आर सम वर्ड्स, अगर आपको याद हो, हेयर आर सम वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होती है, लेटर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है उसको कहते हैं टेक्स्ट कोड। टेक्स्ट कोड जो है ये अल्फाबेट्स को, लेटर्स को क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। स्टैंडर्ड कोड नेसेसरी फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए टेक्स्ट कोड का होना जरूरी है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट कोड का होना जरूरी है। ये तो जनरल डिफिनेशन थी ये टेक्स्ट कोड की। अब आते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा टेक्स्ट कोड है। तो जो सबसे पहला टेक्स्ट कोड बना, जो सबसे पहला टेक्स्ट कोड था, उसका नाम था ASCII। और ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये कोड क्या करता था, अमेरिकन इंग्लिश सिंबल्स को, सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश को, जो अमेरिकन की इंग्लिश है ए टू जेड, उस ए टू जेड को, ठीक है, ए टू चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल लेटर में हो, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, जेड तक या जेड तक, ठीक है, इसको रेलेवेंट जो बाइनरी कोड है, ठीक है, बाइनरी कोड में, बाइनरी नंबर में, ठीक है, इस तरह ये वाला भी और इस तरह ये सारे, इसको क्या करता है ASCII कोड, इसको ए से लेके जेड तक जितने भी अमेरिकन इंग्लिश में लेटर्स है उनको बाइनरी कोड में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ASCII कोड। इसके अलावा अगर इसके पास कोई सिंबल आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। इसका काम सिर्फ ए से लेके जेड तक लेटर्स की हद तक है, इससे आगे नहीं है। तो ये सबसे पहला सिस्टम बना था। जब ये सिस्टम बना तो फिर उस टाइम पे कंप्यूटर साइंटिस्ट को महसूस हुआ कि फॉर द टाइम बिंग इसने तो काम किया है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा देने के लिए, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए हमें सिंबल्स को भी इनपुट
इनपुट करना पड़ता है, हमें नंबर्स को भी इनपुट करना पड़ता है। और ये वाला सिस्टम जो है ये सिंबल्स को या नंबर्स को इनपुट नहीं कर सकता, इसकी लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन ए से लेके जेड तक लेटर्स की हद तक है कि वो उसको इनपुट करके ए टू जेड को ये स्टैंडर्ड कोड में या रिलेवेंट बाइनरी कोड में कन्वर्ट तो कर सकता है, लेकिन हाँ अगर हम कंप्यूटर में कोई सिंबल, कोई स्टार, कोई हैश, कोई प्लस माइनस का साइन एंटर कर दे तो फिर ये वाला जो ASCII कोड टेक्स्ट कोड है ये उसको बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट्स नहीं कर सकता। इसी तरह अगर डेसिमल नंबर्स है, ठीक है, 2 है, 4 है, यानी 0 से लेकर 9 तक जितने बेसिक डिजिट्स है या उनकी कॉम्बिनेशन है, तो उसको भी रिलेवेंट जो ASCII जो बाइनरी नंबर्स है या बाइनरी कोड है उसमें ये ASCII वाला टेक्स्ट कोड जो है ये उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर उन्होंने कोशिश की और इसको ज़रा इम्प्रूव किया और इसका एक एडवांस वर्जन ले आए जिसका नाम उन्होंने ये रखा एक्सटेंडेड ASCII। इसका नाम उन्होंने एक्सटेंडेड ASCII रखा। तो एक्सटेंडेड ASCII क्या करता था, ग्राफिक्स एंड अदर सिंबल्स। इस सिस्टम की खूबी यह थी एक्सटेंडेड ASCII की कि ये ए से लेके, ठीक है, जेड तक सिंबल्स को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता था, चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ग्राफिक्स को, मसलन कोई ग्राफिक है, ठीक है, इसी तरह आइकन है, पिक्चर्स है, ठीक है, इमेज है, ठीक है, तो उसको भी कर सकता है और सिंबल्स को भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल हैश का सिंबल है, ठीक है, इसी तरह स्टार का सिंबल है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है सिंबल्स की और कंप्यूटर में इनपुट करने की, तो इस सिस्टम को यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिंबल्स जो है, जो इमेजेस है, जो ग्राफिक्स है, वो कंप्यूटर में जब इनपुट हो जाएंगे तो ये एक्सटेंडेड ASCII कोड जो है उन ग्राफिक्स को, उन सिंबल्स को और A to Z कैरेक्टर्स को रेलेवेंट बाइनरी नंबर में, ये बाइनरी कोड में, ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो ड्रॉबैक था वो इस एक्सटेंडेड ASCII ने वो ड्रॉबैक खत्म कर दिया, उसका सॉल्यूशन एक्सटेंडेड ASCII में आ गया, ठीक है। लेकिन इसका भी एक फिर लिमिटेशन हो गई, लिमिटेड हो गया, इसका भी एक ड्रॉबैक आ गया। वो ये था कि चलो सिंबल्स ये तो था, सिंबल करेक्टर को ये कर सकता है, A to Z करेक्टर को भी कर सकता है, सिंबल्स को भी कर सकता है, और ये इमेजेस, ग्राफिक्स वगैरह को भी ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश के अलावा हम कंप्यूटर में कोई और लैंग्वेज को यूज करना चाहे, इनपुट करना चाहे, मसलन उर्दू हो गई, मसलन अरबी हो गई, चाइनीज हो गई, फ्रेंच हो गया, फारसी हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, तो अगर इस किस्म के लैंग्वेजेस को हम कंप्यूटर में एंटर करना चाहे, हम कंप्यूटर में यूज करना चाहे, हम कंप्यूटर में इनपुट करना चाहे, तो फिर उसका सलूशन क्या होगा, क्योंकि उसका सलूशन इन दो टेक्स्ट कोड वाले सिस्टम में नहीं है। तो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उस पर भी काम शुरू किया और उसका भी एक सॉल्यूशन उन्होंने फाइंड कर दिया, और वो सॉल्यूशन था यूनिकोड, ठीक है। एक्सटेंडेड ASCII के ऊपर उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके एक्सटेंडेड ASCII कोड में उन्होंने इम्प्रूव करके उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यूनिकोड का क्या है एडवांटेजेस, इसके क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। ऑल लैंग्वेजेस ऑन द प्लेनेट, दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं, कोई भी ज़ुबान हो, यूनिकोड को यूज़ करते हुए उस ज़बान के अल्फ़ाबेट्स को, उनके लेटर्स को हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, और इनपुट करने के बाद वो बाइनरी लैंग्वेज या कोड में भी कन्वर्ट भी होंगे। 4 बाइट्स 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच लेटर, नंबर एंड सिंबल। अच्छा, इससे पहले था, और इससे मेरे ख्याल में इससे पहले चंद उसमें इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में किसी भी मीनिंगफुल चीज को, मसलन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक बाइट यानी एक बिट की जरूरत होगी, ठीक है। तो वो एक बाइट या एक बिट वगैरह जो था
वो ये ASCII और एक्सटेंडेड ASCII के लिए था। अगर हम कोई कैरेक्टर यूनिकोड में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमें 4 बाइट्स 32 बिट्स की जरूरत होगी, 1 बिट की नहीं, 4 बाइट्स की या 32 बिट्स की जरूरत होगी। इसलिए यहाँ चूंकि बिट्स बढ़ गए तो यूनिकोड ने ये किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर में एंटर करने का और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये जो सॉल्यूशन फाइंड कर दिया है, तो उसमें एक ये भी है कि यहाँ पे हर एक लेटर के लिए, सिंबल के लिए 4 बाइट्स या 32 बिट्स की जरूरत होती है। 4 बाइट्स जो है या 32 बिट्स जो है टू रिप्रेजेंट ईच लेटर, नंबर एंड सिंबल। ठीक है, कोई भी सिंबल को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, ठीक है, मसलन ये है, ठीक है, इस किस्म के उसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इसको अगर हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे या इसको कंप्यूटर जो है वो इन लेटर्स को, जो कि उर्दू के लेटर्स है, फारसी के भी है, अरबी के भी इसमें चंद बेसिक्स है, ये चंद मासूस टे वगैरह है, ये तो फिर उर्दू में है, वरना ये 3 जो लेटर है ये फारसी में भी है, ये अरबी में भी है। तो इसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए या इस कंप्यूटर जब इसको रेलेवेंट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा तो क्या करता है, इसके लिए उसको 4 बाइट्स या 32 बिट्स की ज़रूरत होगी। तो उसकी मदद से फिर उसको वो कंप्यूटर में सेव भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है। 4 बाइट्स यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट मोर देन 4 बिलियन कैरेक्टर और सिंबल। बड़ी बात यह है कि ये 4 बाइट्स जो है यूनिकोड का, ये 4 बाइट या 32 बिट्स, ये किसी भी यानी 4 बिलियन कैरेक्टर्स को या सिंबल्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकता है, या 4 बिलियन कैरेक्टर या सिंबल्स को रेलेवेंट बाइनरी कोड में ये कन्वर्ट कर सकता है। 4 बिलियन जो है ये बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है, यानी दुनिया का कोई भी ऐसा सिंबल या कैरेक्टर या लेटर ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तकरीबन दुनिया की सारे भी जबानों की जितने भी लेटर्स है, कैरेक्टर्स है, या जितने सिंबल्स है, ठीक है, या जितने पिक्चर्स की और इमेजेस की फॉर्मेट है, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं। इनफ फॉर एवरी कैरेक्टर आर सिंबल इन द वर्ल्ड। यूनिकोड जो है दुनिया के किसी भी जबान को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूनिकोड जो है ये काफ़ी है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ज़बान इसकी दस्तरस से या इसकी लिमिटेशन से बाहर है, कोई भी ज़बान हम कंप्यूटर में यूनिकोड की मदद से यूज़ कर सकते हैं। यूनिकोड की मदद से उसको रेलेवेंट बाइनरी लैंग्वेज में या कोड में ट्रांसलेट या कन्वर्ट भी किया जा सकता है। मसलन चाइनीज को यूज कर सकते हैं, कोरियन को, अरेबिक को, उर्दू को, फ्रेंच को, हिंदी को, वगैरह वगैरह। ठीक है, दुनिया की कोई भी जबान को हम यूनिकोड की मदद से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे कोई और टॉपिक के साथ कोई और टॉपिक में आपको फिर उस पर लेक्चर दूंगा।